दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद स्टडी में। आज मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में क्लास 12th सामान्य हिंदी 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर कोड 302 HK का पूरा आंसर सहित इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस पेपर को सॉल्व कराने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है गद्य से MCQ में। तो पहला है अंधेर नगरी किस विधा की रचना है। तो अंधेर नगरी उपन्यास, नाटक, कहानी या यात्रावृत्त। तो जो अंधेर नगरी विधा की रचना है वो नाटक है। जो अंधेर नगरी है वो नाटक विधा की रचना है। तो दूसरा है हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है। तो रानी केतकी की कहानी, दुलाई वाली, इंदुमती या 11 वर्ष का समय। तो दोस्तों हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है। ये बोर्ड एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है। दोस्तों थर्ड है भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है आनंद कादंबनी, ब्राह्मण, सरस्वती या हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो दोस्तों सरस्वती पत्रिका जो है वो भारतेंदु युग की नहीं है। चौथा है छड़ बोले कड़ मुस्काए कृति के लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर परसाई, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर याज्ञ। दोस्तों छड़ बोले कड़ मुस्काए के जो कृति के लेखक है वो हैं कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। तो पांचवा MCQ है नीड़ का निर्माण फिर किसकी कृति है। मुंशी प्रेमचंद्र, बालकृष्ण भट्ट, हरिवंश राय बच्चन या प्रताप नारायण मिश्र की। तो दोस्तों नीड़ का निर्माण फिर कृति के लेखक हरिवंश राय बच्चन जी की है। तो अब 5 पद्य से MCQ पूछा जाता है। तो अष्टयाम कृति के रचयिता कौन है। गोकुल दास, विट्ठल लाल, नाभा दास या वल्लभाचार्य। तो गोकुल दास तो नहीं है, विट्ठल नाथ भी नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर नाभा दास हो जाएगा। अष्टयाम के रचयिता जो है वो नाभा दास है। रस कलश कृति के रचयिता हैं। तो रस कलश कृति के रचयिता जो हैं या शंकर प्रसाद है या सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत। तो दोस्तों जो रस कलश कृति के रचयिता हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत जी हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। तो दोस्तों नीरजा रचना है। नीरजा रचना किसकी है। तो नीरजा महादेवी वर्मा जी की रचना है। चौथा है साहित्य लहरी के रचयिता। साहित्य लहरी के जो रचयिता है वो तुलसीदास जी है या जगन्नाथ जी दास रत्नाकर हैं या महादेवी वर्मा या सूरदास। तो साहित्य लहरी के जो रचयिता हैं वो सूरदास जी हैं। इनका ये साहित्य लहरी सूरदास जी द्वारा लिखा गया था। तो अगला जो है वो परिमल के रचनाकार हैं। तो परिमल के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमारा MCQ 10 नंबर का पूरा हुआ। 5 पद्य के 5 गद्य से आते हैं। तो उसके बाद फिर हमें गद्यांश और पद्यांश देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई गद्यांश दिया गया है, उसका हमें संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जो इसमें से हमें करने होते हैं। तो दोस्तों हमें यह पता होना बहुत ज़रूरी होना चाहिए कि ये किस चैप्टर से आया हो, ताकि हमें पहला और दूसरा बहुत ही आसानी से कर सके। तो दोस्तों आप अपने बुक के जितने भी एक्सरसाइज होंगे हिंदी वाले सभी गद्यांश को एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो सके, और एक बार पढ़ लीजिएगा कि यह जो गद्यांश है वो किस चैप्टर से आया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ये वाला जो गद्यांश है वो राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से आया हुआ है, जिसको वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों इसी तरह नेक्स्ट है, इसमें भी पाठ और शीर्षक का नाम पूछा गया है, लेखक का नाम और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। उसके बाद जो प्रश्न है ये। तो दोस्तों यहाँ पर टोटली 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, जिसमें से हमें 1 करने होते हैं। तो इसके बाद आ जाता है हमारा पद्यांश आता है, जैसे यहाँ लज्जशीला, पथिक महिला। तो दोस्तों ये जो है ये
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का लिखा गया है पद्यांश। तो इसी चैप्टर से लिया गया है श्रृंगार वाला, इसमें श्रृंगार रस है। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो दोस्तों एक और है, यहाँ पर 2 दिए रहते हैं, इसमें से एक करना होता है और ये 5 नंबर के रहते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमें जीवन परिचय पूछता है। तो जीवन परिचय यहाँ पर पहले गद्यांश से पूछेगा, मतलब कवि, पहले लेखक का पूछेगा, उसके बाद कवि का। तो यहाँ पर कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर जी का, या हरिशंकर परसाई, या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो इन तीनों में से हमें किसी एक का जीवन परिचय 80 शब्दों में लिखना होता है और इनका साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है। तो अगर आप इन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 5 में से 5 मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कवि का। तो दोस्तों नेक्स्ट कवि का जो जीवन परिचय है, इसको भी 80 शब्दों में लिखना होता है और इनमें भी साहित्यिक परिचय लिखना होता है। तो पहला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सेकंड मैथिली शरण गुप्त और तीसरा जयशंकर प्रसाद। इन तीनों में से हमें किसी एक का जीवन परिचय लिखना होता है जो कि 80 शब्दों में है, शब्द सीमा। तो नेक्स्ट दोस्तों हमें एक कहानी लिखना होता है। यहाँ पर देखिए बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। दोस्तों यहाँ पर जो जीवन परिचय है उसको मैंने अपने चैनल पर करवाया चुका है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी बहादुर और पंचलाइट कहानी का उद्देश्य ये भी मैंने अपने चैनल पर करवाया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। यहाँ पर ध्रुव यात्रा कहानी, इसमें से बहादुर या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखना है या फिर ध्रुव यात्रा कहानी का वर्णन संक्षेप में करना है। और दोस्तों जो लिखना है इसमें भी शब्द सीमा दिया गया है, 80 शब्दों के अंतर्गत ही लिखना है। और इसमें इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो खंड काव्य से आता है। दोस्तों यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले के आधार पर यहाँ पर दिया रहता है। तो मैं वाराणसी से हूँ, तो वाराणसी में रश्मि रथी आता है खंड काव्य। तो रश्मि रथी के बारे में यहाँ पर बता दीजिए कि रश्मि रथी खंड काव्य के नायक के चारित्रिक विशेषताएं लिखिए, या रश्मि रथी खंड काव्य की कथा वस्तु अपनी भाषा में लिखिए। तो इसमें जो मेन चीज़ होता है कि जो भी जिले से आप हैं उसमें ज़्यादातर किसी नायक के बारे में पूछता है या उसका कथा वस्तु, उस खंड काव्य की कथा वस्तु अपनी भाषा में संक्षेप में लिखना होता है। तो मेन ये नायक, उपनायक और कथा वस्तु यही सब लिखना होता है, कथा सार। एंड नेक्स्ट जो हमारा आता है वो संस्कृत खंड काव्य, संस्कृत खंड से आता है। संस्कृत में 2 गद्यांश दिए होते हैं संस्कृत के, जैसे ये धनोयम भारत देश इत्यादि जो भी है। तो ये 2 हमें दिए रहते हैं, इसमें से हमें कोई एक करना होता है। और ये दोस्तों 7 नंबर के पूछे जाते हैं। 7 नंबर बहुत होता है, 1.4% आपके इससे बन जाएंगे 7 नंबर से, सिर्फ गद्यांश वाले। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है संस्कृत। ज़्यादातर बच्चे संस्कृत को पढ़ते नहीं हैं और इसी में गलत कर देते हैं, जैसे तभी उनका मार्क्स कट जाता है और 7 नंबर नहीं मिल पाते हैं, 4 नंबर 3 नंबर ही मिल पाते हैं। तो दोस्तों संस्कृत पर भी आप थोड़ा फोकस करिए ताकि आपको संस्कृत में भी अच्छे मार्क्स मिल सके और ताकि आपका हिंदी में 95+ स्कोर हो सके। तो इसी तरह संस्कृत के गद्यांश पूछा जाता है और संस्कृत का पद्यांश पूछा जाता है। यहाँ पर 2 दिए रहते हैं, दोनों में से कोई एक करना होता है। और दोस्तों ये भी 7 नंबर में पूछे जाते हैं। दोस्तों संस्कृत से टोटल 14 नंबर मतलब 2.8% बनते हैं। तो दोस्तों इसको आप लोग समझिए और संस्कृत पर भी फोकस कीजिए। तो नेक्स्ट है कि निम्न मुहावरों और लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। दोस्तों हमें 4 मुहावरे तथा लोकोक्ति दिया रहेगा, उसमें से हमें किसी 2 का करना होगा अर्थ के साथ वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो दोस्तों ये 4 है, आप लोग कर लीजिएगा। इसमें से मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। अभी मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में पेपर पर जो भी क्वेश्चन है ये बता रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट अपठित गद्यांश। दोस्तों ये 12th में इस बार नया आया हुआ है, 1-2 साल से पूछ रहा है। तो अपठित गद्यांश जो होता है, जैसे इंग्लिश में अनसीन पैसेज होता है, तो सेम उसी तरह ये होता है। उसमें कुछ गद्यांश दे दिए जाते हैं और इसमें क्वेश्चन पूछेगा और उसका हमें इसी के आधार पर आंसर
लेना होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 2 अपठित गद्यांश दिया रहेगा जिसमें से हमें कोई एक करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये गद्यांश हो गया, अपठित गद्यांश। उसके बाद 11 नंबर में निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो हमें कोई अर्थ दिया, मतलब शब्द दिया रहेगा, उसका हमें युग्म दिया रहेगा, शब्द युग्म। जैसे यंत्रणा और मंत्रणा है, तो इसका यह पूछ रहा है कि यंत्रणा का अर्थ क्या होता है और मंत्रणा का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से हमें सही टिक, जो भी विकल्प सही रहेगा उससे हमें करना होगा। तो उसके बाद अनुसरण और अनुकरण है, तो ये 1-1 नंबर में पूछे जाते हैं, 2 नंबर का होता है। उसी तरह निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। जैसे लक्ष्य के क्या हो जाएगा, पक्ष, नाक, द्विज। निम्न शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। मतलब ये 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं और ये 2 नंबर के होते हैं। तो इसके बाद निम्न वाक्यांशों के लिए सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो बूढ़ा ना हो, तो अगर इसमें से जो सही विकल्प है आप लगा दीजिएगा। जिसका जन्म ना हुआ हो, शायद आजन्म, पेट का बच्चा, अजन्मा, अज। तो जो सही विकल्प होगा आप लोग लगा लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन आप सभी लोगों को करवा दूंगा। निम्नलिखित में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो 2 वाक्यों को हमें शुद्ध करके लिखना है। समाचार पत्र मेज़ में रखा है। समाचार पत्र मेज़ के अंदर तो रखा नहीं जा सकता है, तो अगर हम इसे शुद्ध करके लिखेंगे तो समाचार पत्र मेज़ पर रखा है, ये इसका सही आंसर होगा। इसी तरह दूसरा है, मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ। तो ये तो मुझे सही लग रहा है। बाकी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप दूसरा कोई देख लीजिए। जैसे कृपया पत्र लिखने की कृपा करें, तो कृपा यहाँ पर कृपा करें। और दोस्तों यहाँ पर जो दूसरा वाला है, मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, तो इसे हम यह भी लिख सकते हैं कि मैं इस लड़के को पढ़ा चुका हूँ। तो ये भी हम इसे शुद्ध करके मानेंगे। तो उसके बाद देखिए रस छंद अलंकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, और रस छंद अलंकार भी मैंने अपने चैनल पर कराया हुआ है, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रृंगार अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण। तो हमें श्रृंगार रस और हास्य इन दोनों में से किसी एक का स्थायी भाव के साथ उदाहरण देना है, यानी कि इसका स्थायी भाव लिखना है और इसका उदाहरण लिखना है। इसके साथ ही सेकंड जो है अनुप्रास तथा यमक अलंकार, इन दोनों में से किसी एक अलंकार का लक्षण लिखना है और उदाहरण लिखना है। इसके बाद दोहा छंद तथा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण देना है और उदाहरण। तो रस छंद अलंकार से हमें ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं कि हमें लक्षण लिखना होता है उदाहरण के साथ, परिभाषा सहित। तो इसके बाद हमें आवेदन पत्र लिखना होता है। निर्धन छात्र सहायता कोष के आर्थिक सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र। तो हमें पत्र से संबंधित 13वें नंबर में आता है, जो कि 6 नंबर का होता है। तो पत्र या फिर बैंक शाखा के प्रबंधन को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये 2 हमें पत्र दिए गए हैं, इसमें से हमें किसी एक को लिखना है। तो दोस्तों बैंक से संबंधित और प्रधानाचार्य, यही सब से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ही पत्र आते हैं। तो दोस्तों पत्र पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे आप उस पर ट्रायल कर लीजिएगा। और मैं पत्र से संबंधित एक वीडियो बनाऊंगा जो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं हर साल। तो उसके बाद जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर भाषा शैली के निबंध लिखिए। मतलब निबंध आता है और ये 9 नंबर में आता है दोस्तों। 9 नंबर मतलब 1.8%। और हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप अपने परसेंटेज को गेन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर नई शिक्षण व्यवस्था में कंप्यूटर का योगदान, मेरा प्रिय कवि या लेखक, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व। तो दोस्तों ये 5 टॉपिक दिए गए हैं, हमें किसी एक विषय पर निबंध को लिखना है। और ज़्यादातर 3 से 4 पेज में
निबंध को अगर लिखेंगे तो 9 नंबर में से 8 नंबर तो आपको पक्का मिल जाएंगे। और अगर बढ़िया राइटिंग में लिखेंगे, बढ़िया हाईलाइट करके, मतलब हेडिंग अच्छा डालकर, तो आपको 9 नंबर भी मिल सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।